हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स स्वराज एजुकेशन। आज के इस क्लास से जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू किया जा रहा है और इस क्लास में जेएसएससी आरक्षी परीक्षा 2016 का सेट नंबर 1 को डिस्कस किया जाएगा। जेएसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा उसको एक अलग प्लेलिस्ट में अपडेट किया जाएगा और जेपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको एक अलग प्लेलिस्ट में अपडेट किया जाएगा। लेक्चर देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि पीडीएफ चाहिए तो @लर्नर्स का एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाता है। बाकी देखिए आज का जो क्वेश्चन है हो सकता है आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया हुआ शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा, इसीलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, नवनिर्मित झारखंड राज्य में पहली सरकार किस पार्टी की थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर झारखंड विकास मोर्चा? सही आंसर इसका भी होगा भारतीय जनता पार्टी। पता भी होगा, आइए देख लेते हैं। तो पहली सरकार जो बनी थी वो बीजेपी की बनी थी और पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो बाबूलाल मरांडी बने थे 2000 में। अब एक बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अर्जुन मुंडा बीजेपी के ही थे, 3 बार बने, और एक रघुवर दास 2014 में बोले, जो कि पूरे झारखंड का देखिएगा तो पहले जो है से गैर जनजातीय मुख्यमंत्री थे और पहला ऐसा सीएम थे जो कि अपना फुल टाइम कंप्लीट किए थे। तो बीजेपी का यहाँ से टोटल लिस्ट देखिएगा तो 3 आ गया। सेकेंड पार्टी आती है जेएमएम, जो कि वर्तमान में 2023 में अभी रूलिंग पार्टी है। तो 2023 तक जो है से 2 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक खुद शिबू सोरेन है, 3 बार बने हैं शिबू सोरेन भी। तो शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा दोनों जो है 3-3 बार बने हैं। हेमंत सोरेन देखिएगा तो ये 5वीं विधानसभा 2019 में एक बार बने हैं और पहले भी सीएम बन चुके हैं, तो 2 बार इनका हो गया। तो जेएमएम का जो है 2 कैंडिडेट हो गए। उसके बाद मुख्यमंत्री देखिएगा तो एक निर्दलीय भी बन चुके हैं झारखंड में, जिनका नाम है मधु कोड़ा, 1 बार। तो 2, 3, 5 और 1, 6, तो टोटल झारखंड में अब तक 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बीजेपी के अब तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं, तो 3। झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने मुख्यमंत्री बने हैं, तो 1। निर्दलीय कितने बने हैं, तो 1। सारा चीज डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आईएनसी यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, झारखंड में कभी पिक्चर में नहीं आई है। तो इतना सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि वर्तमान में अभी रूलिंग पार्टी है, जेएमएम, इसका गठन 4 फरवरी 1973 को किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा, विनोद बिहारी महतो और एके रॉय के द्वारा। बाकी तो पता होगा। इधर झारखंड विकास मोर्चा 2006 में जो है इसको बनाया गया था, बाबूलाल मरांडी के द्वारा ही इसको बनाया गया था। तो झारखंड विकास मोर्चा, झाविमो इसको बोला जाता है। तो आंसर इसका बी हो गया। कुछ और चीज बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा तो झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को बिहार से, लगभग 46% जमीन लेकर हम लोग अलग हुए थे। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसका धारा 3 के तहत झारखंड निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, धारा 3। उसके बाद क्या हुआ, मुख्यमंत्री उस समय राबड़ी देवी थे। और देखिएगा तो ये जो विधेयक लाया गया था उसको जो है लोकसभा में 2 अगस्त को पास किया गया, राज्यसभा में इसको 11 अगस्त को पास किया गया, और उसके बाद जो राष्ट्रपति थे KR नारायण, वो ठीक ना, वो जो है इसको 25 अगस्त को साइन किए थे, तब जाकर यह अधिनियम बना था। तो इतना सारा चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। KR नारायण उस समय राष्ट्रपति थे और अलग राज्य झारखंड की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ये सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। लगभग 46% जमीन लेकर हम लोग अलग हुए हैं, 28वें राज्य के रूप में ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? अजय नदी द्रोणी, स्वर्णरेखा नदी द्रोणी, उत्तरी कोयल नदी या फिर दामोदर नदी द्रोणी? आंसर इसका स्वर्णरेखा नदी द्रोणी हो जाएगा। तो स्वर्णरेखा पर जो है से चांडिल डैम है। चांडिल डैम या फिर जल विद्युत परियोजना भी यहीं पे है, सरायकेला खरसावां रीजन में ही, ध्यान रखिएगा। तो चांडिल डैम यहीं पे है, स्वर्णरेखा नदी पर है और यह नाबार्ड के सहयोग से निर्मित है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यह फुल फॉर्म होता है। देखिए इसके बारे में कहा जा रहा था कि जो चांडिल डैम या विद्युत परियोजना है, इसको पहले वर्ल्ड बैंक जो है सपोर्ट कर रही थी, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते जो है वो अपना पल्ला झाड़ लिया, बोला कि हमसे ना हो पाएगा। स्वर्णरेखा देखिएगा तो इसकी एक सहायक नदी करकरी है, तो उसका संगम, स्वर्णरेखा का और करकरी का दोनों का संगम एक चांडिल स्थान है, वहीं पे होता है। तो चांडिल स्थान के नाम पर ही इस डैम का नाम चांडिल डैम कर दिया गया है। ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा, आयदा नदी तो पता होगा, मुंगेर से निकलती है। स्वर्णरेखा तो पता होगा, रांची के नगरी से निकलती है। उत्तरी कोयल रिवर भी बोला जाता है, रांची के पठार से निकलती है। और दामोदर नदी आपको पलामू से बोला जाता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। लेकिन इसका सही आंसर आपको लातेहार देखने को मिलेगा। आंसर इसका बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी द्रोणी। याद रखिएगा, स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो कभी भी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। ओके, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1785 में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? ताना भगत, तिलका मांझी, जयपाल सिंह मुंडा या फिर बिरसा मुंडा?
तो अगर आपको याद हो कि 1784 में क्या हुआ था, तो तिलका मांझी विद्रोह हुआ था। तो तिलका मांझी विद्रोह जो हुआ था उसके बाद जो है इनको पकड़ा गया और फांसी दे दिया गया था। तिलका मांझी इसका आंसर हो जाएगा। 1750 में इनको फांसी दिया गया था। देखिए तिलका मांझी जो है संथाल जनजाति से बिलोंग करते थे। मूल नाम इनका जबरा पहाड़िया था, इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। मूल नाम मतलब ओरिजिनल नाम इनका जबरा पहाड़िया था। पिता का नाम इनका सुंदरा मुर्मू था, सुंदरा मुर्मू। और उसके बाद जन्म स्थान 11 फरवरी 1750 को तिलकपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा बिहार में। ओके, तिलका मांझी विद्रोह 1784 में हुआ, इंपोर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। फांसी इनको 13 जनवरी को दिया गया था। डेट भी याद रखिएगा 13 जनवरी 1785। सिर्फ डेट मतलब ईयर याद रखने से काम नहीं चलेगा, डेट भी देख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि 13 जनवरी जो है सिर्फ दे देगा, 14 जनवरी दे देगा, 15 जनवरी दे देगा, तो कंफ्यूज कर जाएगा। 13 जनवरी याद रखिएगा। भागलपुर में बरगद के पेड़ से, किस पेड़ से, तो बरगद के पेड़ से इनको फांसी दिया गया था। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है कि महाश्वेता देवी ने एक रचना किया है उपन्यास का, जिसका नाम है सालगिरह डाके। तो सालगिरह डाके में तिलका मांझी विद्रोह और उनके जीवन पर जो है आधारित चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। तो सालगिरह डाके देख लीजिएगा महाश्वेता देवी का है और तिलका मांझी के लाइफ पर है यह बुक। झारखंड में देखिए इनको पहला क्रांतिकारी और पहला शहीद होने का भी गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि झारखंड के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है हथियार उठाए थे, आंसर तिलका मांझी ही होगा। एक और चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, अब तो यह बिहार में चला गया। बाकी एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधो कानू यूनिवर्सिटी देखिएगा, इसको एस्टेब्लिश 1992 में किया गया था, तो इसको भागलपुर विश्वविद्यालय से ही अलग किया गया था। यूजीसी का सेक्शन देखिएगा तो 12B होता है, उसके तहत जो है विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है। तो इतना सारा चीज हो गया, देख लीजिएगा तिलका मांझी जी के बारे में। ओके, बाकी और भी चलिए पॉइंट क्लियर कर देते हैं। ताना भगत पता होगा, ताना भगत जो आंदोलन था यह जतरा उराम या फिर जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था, अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था और बाद में यह जो है गांधी जी का असहयोग आंदोलन से जो में विलय हो गया था, याद रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मारंग कोमके के नाम से इनको जाना जाता है, इनके बारे में डिटेल आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा और बिरसा मुंडा के बारे में भी डिस्कस आगे हो जाएगा। झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शली नृत्य कौन सा है, यहाँ पे मार्शली नृत्य बोला गया है, दोहरी डोमकच, पाइका, फगो या फिर भिंजरिया, आंसर इसका बी हो जाएगा पाइका। तो पाइका जो नृत्य है एक मार्शली नृत्य है, ठीक है ना, मार्शल आर्ट जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से इसको किया जाता है। आइए देख लेते हैं। डोमकच को पहले देख लीजिएगा, यह विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन के घर में किया जाता है ना, दूल्हा और दुल्हन के घर में किया जाता है। पाइका देखिएगा तो इसमें लोग जो है ढाल और तलवार के साथ नृत्य करते हैं और यानी कि लोग सैनिक वेश में रहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है पाइका नृत्य के बारे में कि वह नृत्य कौन सा है जिसमें है लोग सैनिक वेश में रहते हैं, तो ढाल तलवार, याद रखिएगा कि ढाल तलवार के साथ या सैनिक वेश में पाइका नृत्य में रहा जाता है, मार्शलीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी फगुआ देख लीजिएगा माघ पूर्णिमा में किया जाता है, इसको ना होली का झारखंडी रूप कहा जाता है, फगुआ का नाम सुने होंगे और उस समय जो नृत्य किया जाता है उसको फगुआ नृत्य बोलते हैं। तो ये होली का समय में जो है किया जाने वाला नृत्य भी है, ये सब याद रखिएगा। तो फगुआ हो चुका है, आंसर इसका पाइका होगा, पाइका इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है पतलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व जनजातीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए किस चीज पर झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, लकड़ी की चम्मच, थर्मोकोल प्लेट्स, स्टील का प्लेट्स या फिर चाइना के लिए बर्तन, आंसर इसका बी होगा थर्मोकोल प्लेट्स। थर्मोकोल अगर प्लेट्स रहता है तो आपको देखेंगे जो पत्तल होता है, पत्ती से जो पत्तल बनाया जाता है उसका बिक्री जो है कम होता है, तो इसी को देखते हुए जो है इसको बंद कर दिया गया था। इसका फायदा क्या क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गरीब व जनजातीय लोगों के लिए रोजगार, यानी कि पत्तल ये सब नहीं रहेगा तो उन लोग का जो पत्तल होगा, जो पत्ती से बना होगा वो बिक्री होगा, तो उन लोग का जो है आय सृजन होगा और बोले कि इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा थर्मोकोल प्लेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इसको प्रतिबंध लगाया गया था 19 जून 2015 को, तो 2015 में किसकी पार्टी थी, तो 2014 से लेकर 2019 तक चौथी विधानसभा चल रहा था जिसमें रघुवर दास थे, तो याद रखिएगा। अभी पांचवी विधानसभा चल रहा है 2019 से 24 तक और पांचवी विधानसभा का चुनाव जो है 5 चरण में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 355, 414, 314 या फिर 499। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है तो आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर अगर एक लैंड है तो इसका एरिया कितना आएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर आएगा।
तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना जो है से पीपल रह रहे हैं वही होता है जनसंख्या घनत्व, यानी कि नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये झारखंड का 414 है, तो 4 1 4 याद रखिएगा। आइए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो 15वीं जनगणना थी, पूरा ओवरऑल देखिएगा तो 15वीं जनगणना था 1782 में, 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना हुआ था। अब पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका भी आंसर 1872 ही होगा। तो ओवरऑल 15वां जनगणना था और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी, ओके 2011 वाला याद रखिएगा। और जनगणना जो है सेंट्रल लिस्ट में यानी कि संघ सूची में आता है। झारखंड की अगर कुल जनसंख्या देखिएगा तो यहाँ पे 32,988,134 टोटल याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। रफली देखिएगा तो 3.3 करोड़ आपका मिलेगा। बाकी जनसंख्या के मामले में भारत में स्थान 14वां है झारखंड का, और जनसंख्या के प्रतिशत देखिएगा तो 2.72% है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 जो कि पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला झारखंड में कौन सा है, तो आंसर धनबाद है, 1316 जनसंख्या घनत्व है इसका। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिमडेगा 159, वहीं पे जहाँ पे रामरेखा धाम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह रांची है, सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पे है। और सबसे कम अगर जनसंख्या वाला जिला देखिएगा तो लोहरदगा है, ओके। उसके बाद सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला धनबाद है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या यानी जो सिटी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो धनबाद में रहते हैं। सर्वाधिक अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखिएगा 2001 से 11 तक, तो वह जिला था आपका कोडरमा, यानी कोडरमा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है से बढ़ा था 2001 से लेकर 2011 के बीच में, इसी याद रखिएगा। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या कितना है, तो 76%। गाँव में जो है से पूरा झारखंड का 76% आबादी रहता है, और मात्र 24% आबादी जो है से शहर में रहता है, ये सब ध्यान रखिएगा। और धनबाद में बोला जाता है लगभग 50% से ज़्यादा लोग शहर में ही रहते हैं, 50% से ज़्यादा लोग जो है शहर में रहते हैं। तो इतना सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये आपका बी। और पूरे भारत में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपका बिहार का है ना, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार का लगभग आपको 1106 के आसपास मिलेगा, और सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 है। और भारत का एवरेज है, नेशनल एवरेज 382, तो नेशनल 382, सबसे अधिक बिहार का 1106, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17 मात्र, इतना याद रखिएगा। आंसर इसका भी 414 हो गया, सारा चीज़ को देख लीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड का मौजूदा क्रिकेटर कौन सा है, मनोज पांडे, अंबती रायडू, रोबिन उथप्पा या फिर वरुण एरोन। आंसर इसका डी हो जाएगा, वरुण एरोन जो है से झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। देख लीजिएगा, वरुण एरोन जमशेदपुर के पर्सन है, और महेंद्र सिंह धोनी रांची के हैं। तो इनका एक और भी नाम आप लोग बोलते हैं माही या फिर कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, जन्म इनका 7 जुलाई 1981 को था। 1981 में बहुत सारा चीज़ हुआ था, जैसे कि देखिएगा जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी 1981 में ही उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और 7 जुलाई डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनका तो बर्थडे भी है। साथ ही साथ 7 जुलाई 1948 को डेट कनेक्ट करके याद रखिए, डीवीसी का जो है स्थापना दिवस भी है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर डीवीसी का आपको कोलकाता में मिलेगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में देख लीजिएगा। पहला जो ओडीआई खेले थे वो बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, और अंतिम जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे 2019 में, ओके। बाकी पहला जो शतक लगाया गया था वह पाकिस्तान के खिलाफ लगाया गया था, पाकिस्तान को धोया गया था। पहला जो T20 खेले थे वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे 2006 में, और अंतिम T20 खेला गया ऑस्ट्रेलिया के साथ 2019 में। झारखंड रत्न के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। देखिएगा तो झारखंड रत्न झारखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो है यह पुरस्कार है, ओके। और ये पहली बार जो है महेंद्र सिंह धोनी को ही दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको 2007-8 के लिए दिया गया। एक वर्ष का में देखा जाता है कि जो कोई खिलाड़ी है उसका प्रदर्शन किस तरह का है, उसके आधार पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है दिया जाता है। बाकी ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। 2021 में इसका नाम चेंज किया गया था, ठीक है। बाकी 2021 से आप लोग बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मना रहे हैं 2021 से। और गुरुजी रसोई योजना झारखंड में जो है उस मतलब जो दाल भात योजना था, पहले मुख्यमंत्री दाल भात योजना, उसका नाम भी गुरुजी रसोई योजना 2021 में ही किया गया है। पद्मश्री इनको 2009 में मिला, पद्म भूषण 2018 मिला। और सुनिए क्या क्या इनका उपलब्धि है। T20 वर्ल्ड कप दिलाया 2007 में, पाकिस्तान को धोया गया था। ओडीआई वर्ल्ड कप दिलाया 2011 को, ठीक है, उस श्रीलंका को धोया गया था। और वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी भी 2013 में दिलाया है इंग्लैंड को हराकर। तो इतना सारा उपलब्धि इनके पास है।
बाकी चेन्नई सुपर किंग देखिएगा तो में आईपीएल के ट्रॉफी जो दिलाए हैं वो 5 बार दिलाए हैं, 10, 11, 18, 21 और लेटेस्ट 23 में जो हराया गया वो गुजरात टाइटंस को हराया गया था। ओके, ये सारा चीज महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारा चीज है। ओके, क्वेश्चन बनेगा तो मुझे लगता है कि इतना सारा आप लोग देख लीजिएगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयपाल सिंह द्वारा गठित पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? बिरसा सेवा दल, अपना लोक दल, झारखंड महासभा या फिर झारखंड पीपल्स पार्टी? आंसर इसका हो जाएगा झारखंड महासभा। इसका जो है झारखंड महासभा नाम था, जो झारखंड पार्टी था उसका ओरिजिनल नाम। ओके, देख लीजिएगा, नाम तो उसका था आदिवासी महासभा, लेकिन उससे पहले भी इसको नाम था झारखंड महासभा। देख लीजिएगा, आदिवासी महासभा का प्रारंभिक नाम जो था, प्रारंभिक नाम झारखंड महासभा था। आदिवासी महासभा गठन कब हुआ था? तो 1938 में। डेट इंपोर्टेंट रहेगा। यही मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा जो कि जयपाल सिंह मुंडा को ही मरांग घूम के नाम से जाना जाता है। कुछ और चीज ध्यान में रखिएगा कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी ये 1948 में स्टेब्लिश किया गया था जस्टिन रिचर्ड्स के द्वारा, और उसके बाद आदिवासी महासभा और झारखंड पार्टी जो है मिक्स हुआ, और यूनाइटेड झारखंड पार्टी मिक्स हुआ और झारखंड पार्टी का गठन किया गया 1950 में। ओके, कहीं कहीं डेट आपको ना 1949 भी देखने को मिल जाएगा। तो स्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस चलते रहता है, तो 49 हो जाता है। तो 49 में इसको जो है गठन किया गया था। तो ऑप्शन वहाँ पे आएगा एग्जाम में, तो देख के टिक लगाइएगा। तो आदिवासी महासभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी मिला, उसके बाद झारखंड पार्टी जिसको शॉर्ट में आप लोग झापा के नाम से जानते हैं, तो उसका गठन हुआ था 1950 में। तो ये सारा चीज़ हो चुका है, बाकी देख लीजिएगा। देखिए आप लोग ना कभी कोई चीज़ पढ़ें तो देखिए कन्फ्यूजन आपको हो जाता है। 1949 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का अध्यक्ष बने, और कहीं कहीं आपको देखिएगा नेट पे सर्च कीजिएगा तो 1949 भी आपको मिल सकता है ऑप्शन, कि जैसे झारखंड पार्टी का गठन हुआ। 1951 में जैसे बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 352 में से 32 सीटें जीती थी। ओके ना, तो ध्यान रखिएगा 32 सीटें। विकिपीडिया पर सर्च कीजिएगा तो डेटा जो है 34 आएगा। इसके लिए मैं क्या किया, इसके लिए देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट था 1952 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए डेटा उठा कर लाया हूँ। तो यहाँ पे जेएसपी झारखंड पार्टी है, देख लीजिएगा 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 32 सीट जीतकर आई थी। तो सही आंसर 32 सीटें है, 32 सीटें ही जीतकर आई थी, न कि 34। विकिपीडिया में देखिएगा तो 34 भी सीट लिखा हुआ है, लेकिन सही आंसर इसका 32 ही होगा, क्योंकि डेटा हम लोग जो ऑथेंटिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी को सही मानेंगे। ओके, उसके बाद देख लीजिएगा उस समय जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, 1957 में देखिएगा तो ये झापा ने 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 31 सीट जीत कर आए। 62 में 75 पर लड़ा, 20 सीट जीत कर आया। तो ये सब कुछ याद रखिएगा झारखंड पार्टी के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा, अगर आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखा कीजिएगा और मैच करके जैसे टिक लगाया कीजिएगा। झारखंड पीपल पार्टी इसको गठन किया गया था, और देखिएगा तो 1991 से ही कवायद शुरू हो गया था, लेकिन इसको पुनर्गठित किया गया था 1994 में। ये सब ध्यान रखिएगा। झारखंड पीपल्स पार्टी ना 1994 में है, 1951 से ही शुरू हुआ था, ऐसे देखिएगा तो मिलेगा आपको, लेकिन पुनर्गठित किया गया था इसको 1994 में। तो ऑप्शन देखिए ठीक से टिक लगाइएगा। हो गया, कोई डाउट लेकर यहाँ पे मत जाइएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो यह विकिपीडिया का डेटा है, तो इस पर देख लीजिएगा बिहार विधानसभा चुनाव में 34 सीटें जीती, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट 34 नहीं बोल रहा है, 32 ही बोल रहा है। ठीक है ना, इसीलिए मैं हमेशा से आपको 32 देता हूँ। देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं लाता हूँ तो पहले से जो है मैं इसको ना बहुत बार वेरीफाई करके ही आपके समझ प्रस्तुत करता हूँ। फिर भी 1-2 पॉइंट कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, आगे वाले पार्ट में उसको सही करना पड़ता है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। बुक कहा जाता है कि मनीष रंजन बहुत एक मतलब अच्छे लेवल का बुक है, तो उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको ना हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो गलत आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कभी कभी मुझे भी गलती मिल जाता है ऑप्शन, ठीक है, या फिर आंसर। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? रांची, बोकारो, नेतरहाट या फिर पलामू? आंसर इसका सी हो जाएगा, नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोला जाता है। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट ही है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा तो साहेबगंज टिक लगाइएगा। आइए कुछ नॉलेज बूस्टर में देख लेते हैं। बंगाल का प्रवेश द्वार, कुछ उपनाम है यहाँ पे। तो बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ी का किला को कहा जाता है, या साहेबगंज में है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। आप लोग नेट पर सर्च कीजिए कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो जो पहला इन्फॉर्मेशन आएगा ना गूगल पे वो उसका ना पलामू आएगा, लेकिन वह इन्फॉर्मेशन गलत है। देखिए बहुत जगह पे ना गलत चीज़ आपको मिलेगा, तो ध्यान से फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। ओके ना, पहले मैं भी जो है एक बार इसको पलामू आपको बता दिया था, लेकिन सही आंसर इसका पलामू नहीं होगा, सही आंसर इसका चतरा होगा।
ओके, ध्यान रखिएगा। तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है से चतरा को कहा जाता है। बाकी ये सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है और बोला जाता है कि सबसे वन आच्छादन वाला जिला यही चतरा है। बाकी कुछ देख लीजिएगा, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है, स्पिरिचुअल कैपिटल तो देवघर है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सा है, तो जमशेदपुर है, जिसको आप लोग भारत का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे झारखंड की जो प्रशासनिक राजधानी यही मेन कैपिटल आपका होता है रांची। उप राजधानी तो पता होगा दुमका में है, उसका टाटा नगरी और फिर भारत का रूल ये जमशेदपुर को ही कहा जाता है, जो कि पहले भी आपको बोल चुका हूँ। स्टील सिटी बोकारो कहा जाता है। 1964 में स्टील सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था। जो स्टील सिटी है यहाँ पे बोकारो में, उसको थर्ड 5 ईयर प्लान के में इसको बनाया गया था और यह रसिया यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि इसको देखिए, रसिया तो आपको सहयोग कर रहा था, लेकिन हम लोग का जो टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहे थे टेक्नोलॉजी, वह स्वदेशी था। यानी कि भारत में पहला जो है से स्वदेशी निर्मित स्टील प्लांट कौन सा है, तो बोकारो स्टील प्लांट, ध्यान रखिएगा। झरनों का शहर रांची कहा जाता है, दर्जन में झरना आपको देखने को मिल जाएगा। छोटा नागपुर को मलिका बोला जाता है नेतरहाट को, या फिर सबसे वर्षा वाला स्थान भी नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची कहा जाता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन झारखंड का शिमला रांची को ही कहा जाता है। मंदिरों का गांव देखिएगा तो मलुटी गांव को कहा जाता है, सिकाड़ीपारा में आपको मिलेगा, तो मलुटी गांव है ना, गांव का नाम मलुटी है। मिनी लंदन मैक्लूसीगंज को कहा जाता है, देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अंग्रेज देखने को मिल जाएंगे। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो चुका है। नेतरहाट इसका आंसर हो जाएगा। मुंडा भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर इंडो बर्मीज। तो मुंडा भाषा जो है से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। देखिए, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में जो भाषा आती है देख लीजिएगा, संथाली है, उसका मुंडारी है, खड़िया है, हो है, कोरवा, भूमिज, खरवार, असुरी, महली, बिरजिया, ये सब जितना भाषा आप देख रहे हैं वह सब ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह के अंतर्गत आता है। उसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है ना, संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, ये सब आपको पूछा जाता है, भूमिज, खरवार तक पूछ सकते हैं। तो इतना सारा कम से कम याद रखिएगा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह के अंतर्गत आता है। इंडो आर्यन भाषा समूह में जो आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, सादरी होगा, पंच परगनिया, खोटा, कुरमाली, इतना है। इसके लिए ट्रिक भी है, बंस PK2, याद रख लीजिएगा, BANS बंस PK2। बी से क्या हो जाएगा, बी से भोजपुरी, ए से अंगिका, एन से नागपुरी, एस से सादरी, पी से पंच परगनिया, के 2 बार है तो खोटा और एक कुरमाली हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, और बाकी द्रविडियन फैमिली से, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, द्रविडियन फैमिली से कौन भाषा है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा कुड़ुक भाषा और मालतो, याद रखिएगा। ओके, तो कुड़ुक तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुड़ुक किसका भाषा है, तो उरांव लोगों का भाषा जो है से कुड़ुक है ना। और मालतो भाषा याद रखिएगा। ये जो मालतो भाषा कौन कौन लोग बोलते हैं, तो सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और कुमारभाग पहाड़िया, ये जो पहाड़ी जनजाति है उसका जो 3 पार्ट है, 3 भाग में सब बटे हुए हैं, तो तीन जो वर्ग हैं वे लोग मालतो भाषा बोलते हैं। तो कुड़ुक और मालतो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में कभी कभी ये भी आया है कि सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया दे देगा और 2 ऑप्शन और दे देगा और बोल देगा छाटने के लिए कि कौन जो है द्रविडियन फैमिली में नहीं आता है, तो क्वेश्चन छाटने के लिए आता है। तो इतना मुझे देख लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन छूटेगा अगर भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो, कि कौन जो है भाषा किस समूह के अंतर्गत आता है, तो इतना ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड का लोक चित्रकला है, झांझ, करहा, सोहराई या फिर विषमंद की। आंसर इसका सी सोहराई हो जाएगा। तो सोहराई झारखंड की एक लोक चित्रकला है, ठीक है, एक आर्ट है सोहराई। झांझ देख लीजिएगा, एक वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है। बाकी देखिएगा क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सबको आपको पता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र है, नृत्य है या फिर क्या चीज़ है, क्योंकि छाटने के लिए भी आता है, बोल देगा कि कौन इसमें नृत्य है, ठीक है ना, कौन इसमें गीत है, ओके, कौन इसमें कला है, आर्ट है, तो ये सब छाटने के लिए भी क्वेश्चन आते रहते हैं। करहा देख लीजिएगा, एक पूजा है, ठीक है, जिसमें कृष्ण और बलदाव यानी कि दाऊ भैया की पूजा किया जाता है। सोहराई एक लोक चित्रकला, आपको पता होगा हजारीबाग रीजन से ये निकल कर आया है और 2020 में तो पता है सोहराई कोबर पेंटिंग को GI टैग भी मिल चुका है। विषमंदकी के बारे में ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं हो चुका है, आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे बताइए, मैं भी इसको अपडेट कर लूँगा। ओके, विषमंदकी के बारे में अगर आपको पता हो तो बताइए, मुझे तो पता नहीं है। सोहराई इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, साहेबगंज, रांची, पलामू या फिर सिवनी। आइए मैप में देख लेते हैं। तो झारखंड के उत्तर में देखिएगा तो यहाँ पे मैप में दिख रही है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट आपको, है ना। तो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट सबसे उत्तरी जिला है, साथ ही साथ सबसे पूर्वी जिला भी साहेबगंज ही है। मैप में ध्यान देखिए, सबसे जो है पश्चिमी जिला गढ़वा है, सबसे उत्तरी और पूर्वी दोनों आ जाएगा आपका साहेबगंज ही, सबसे पश्चिमी गढ़वा,
सबसे पूर्वी देख लीजिएगा, सबसे पूर्वी जो है से वेस्ट सिंहभूम है, पूरब में सबसे दक्षिणी जो है से वेस्ट सिंहभूम आएगा। ओके ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड का लेंथ तो कितनी बार आपको बता चुका हूँ, आज फिर से अपडेट कर देता हूँ। इधर से इधर लंबाई ज़्यादा है ना, तो ये आपका हो जाएगा 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, और इधर से इधर 380 किलोमीटर है। ओके, ध्यान रखिएगा। इस मैप को अगर ध्यान से आप लोग अवलोकन कीजिएगा तो पता चलेगा कि दो डिस्ट्रिक्ट लोहरदगा और खुट्टी, दो जो है से लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, यानी किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। रांची देख लीजिएगा, यह 8 बॉर्डर को टच करता है अन्य जिले के साथ, और एक जो है से राज्य की सीमा यानी कि वेस्ट बंगाल को टच करता है। टोटल 4 है ना, टोटल 5 जो है से हमारा जो है से झारखंड राज्यों की सीमा को टच करता है। बिहार से 10 जिले, वेस्ट बंगाल से भी 10 जिले हैं, उड़ीसा से 4 जिले हैं, छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले हैं, और एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश के साथ, वो है गढ़वा। तो याद रखिएगा इतना। आंसर इसका हो जाएगा साहेब, है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। झारखंड जैसे कि बता चुका हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 463 380 किलोमीटर। सटे राज्यों की संख्या 5 है ना, तो बिहार, पश्चिम बंगाल है, ये सब तो डिस्कस कर चुका हूँ, कितने कितने जो है से राज्यों के साथ कितने जैसे जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, 2 राज्यों से सटे जिलों की संख्या जो है 5 है। 2 राज्य कौन कौन टच करता है? साहिबगंज, दुमका, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो 5 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला एकमात्र गढ़वा है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। गढ़वा काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। और स्थलबद्ध लैंडलॉक तो बता चुका हूं कि लोहरदगा और खुट्टी है 2। झारखंड में बिरसा जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग, पाकुड़, सरायकेला खरसावां या फिर रांची? तो बिरसा जियोलॉजिकल पार्क रांची में स्थित है। ओरमांझी स्पेसिफिक प्लेस है ना, देख लीजिएगा। 1994 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। क्षेत्रफल जो है से इसका 104 हेक्टेयर है, और यह एक सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। एक सेतु क्या होता है, इन सेतु क्या होता है, फिर से डिस्कस कर देता हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई एक नेचुरल हैबिटेट है, कोई एक मान लेते हैं टर्टल है, ठीक है, ओलिव रिल टर्टल है, जो कि आपको गहिरमठ बीच उड़ीसा में पाया जाता है। तो हम लोगों को लग रहा है कि जो गहिरमठ बीच है, यहाँ पे टर्टल जैसे खतरा में है, तो इसको ओरमांझी में हम लोग ले आए। क्या ले आए? ओरमांझी में ले आए, और ओरमांझी में इसका जो है देखरेख किया जा रहा है। यहाँ पे इसका प्रजनन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो इसका नेचुरल हैबिटेट था, वहां से निकाल कर जो है यहाँ पे लाकर कंजर्व कर रहे हैं। इसको खतरा है यहाँ पे, इसीलिए इसको कंजर्व कर रहे हैं। इसीलिए एक सेतु का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि एक्स मतलब यहाँ से बाहर आ रहा है। एक समझते हैं ना, एक्स बोलते हैं जो आपके लाइफ में नहीं है, तो एक्स उसको बोला जाता है। तो एक से यहाँ पे हो गया, तो समझ लीजिएगा कि एक सेतु कंजर्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट है उसे निकाल कर यहाँ पे जो है से प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसको कंजर्व किया जाता है, एनिमल्स ही होता है। ओरमांझी स्पेसिफिक प्लेस याद रखिएगा, बिरसा जियोलॉजिकल पार्क। झारखंड में उत्तर से दक्षिण के लिए जिलों का क्रम निम्न में से कौन सा है? आइए मैप में देख लेते हैं। चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा। चतरा कहाँ पे है? चतरा, गुमला, लातेहार, चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा। आ रहा है ऑर्डर? चतरा के बाद यहाँ पे गुमला आ गया, ऑर्डर नहीं मिला, पहले लातेहार आना चाहिए था, तो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, बोकारो। कोडरमा यहाँ पे है, रांची, गिरिडीह, बोकारो। कोई ऑर्डर मिल रहा है? चतुर्भुज बन गया। आगे देखिए, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। पूछा क्या था ऑर्डर, देख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो मैप में नॉर्थ ऐसे होता है, उधर के साइड में, तो उत्तर दक्षिण ऑर्डर तो सही लग ही गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चौथा आंसर भी इरिलेवेंट होगा, आपको नहीं मिलेगा। तीसरा से मैप का आपका तैयारी कर लेना है। जितना भी डिस्ट्रिक्ट उसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला मैप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिएगा ना, अलग अलग प्रमंडल को ना अलग अलग जिले जो हैं से आराम से इसमें लोकेट किया गया है। यहाँ पे साहिबगंज है, पाकुड़ है, उसके बाद गोड्डा है, देवघर है, दुमका है, जामताड़ा। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना में अलग कर दिया। उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे बड़ा जो है आपका प्रमंडल है, 7 जिले हैं यहाँ पे, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग हेडक्वार्टर है इसका, दुमका इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद यहाँ पे पलामू प्रमंडल में देख लीजिएगा, 3 जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार, तो अलग कलर में दिया हुआ है। उसके बाद दक्षिणी जो है छोटा नागपुर, रांची है, कुटी है, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हेडक्वार्टर इसका रांची है। उसके बाद यहाँ पे कोल्हार प्रमंडल 3 डिस्ट्रिक्ट, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम 3, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज़ आपको
देख लेना है। तो ये मैप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट को लोकेट करने में जो है से अच्छा रहेगा। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ उठा लेगा, या फिर यहाँ से उठा लेगा आपको गढ़वा, उसके बाद दिखलाते हार, उसके बाद एक लोहरदगा उठा लेगा, फिर सिमरिया दे देगा, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसीलिए मैप को ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन इस पर नहीं बन सकता है, ठीक है। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। देखिए कहीं कहीं 79,714 वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा, नहीं तो कहीं कहीं जो है 79,716 वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। लाख हेक्टेयर में अगर पूछेगा तो 79.7 लाख हेक्टेयर जो है से टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है। और कुल कृषि योग्य भूमि झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान जो है से 15वां है, यानी कि एरिया के दृष्टिकोण से हम लोग 15वां स्थान पे आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और हमारा एरिया जो है पूरे भारत का 2.42% है। झारखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी का है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़, जो कि लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता होगा, लेटेस्ट 12 जुलाई 2007 में इसको बनाया गया था हजारीबाग से काटकर, ओके। और उसके बाद खुटी को भी बनाया गया था रांची से काटकर 12 जुलाई को। झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। और झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल है। ये सब ध्यान रखिएगा, सब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लिखा गया है। तो 79,716 किस नाम से पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये ना एनटीपीसी ध्यान रखिए, तो एनटीपीसी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। देख लीजिएगा इसका ना पतरातू जो थर्मल पावर प्लांट है लोकेशन रामगढ़ में है, इसको पीएसी बोला जाता है ना, पतातू थर्मल पावर प्लांट पीटीपीपी बोला जाता है। स्टेशन बोला जाता है कभी पतातू थर्मल पावर स्टेशन बोला जाता है, तो पीटीपीएस हो जाता है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था ना। तो प्लांट ही बोल सकते हैं, नहीं तो स्टेशन बोला जाता है तो पीटीपीएस इसको लिखा जाता है ना, जब स्टेशन बोलेगा तब। बाकी पीटीपीएस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो पीटीपीएस यहाँ पे है उसमें झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसका ना 26% हिस्सेदारी है और 74% एनटीपीसी का है। ये सब ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, तो इसमें 74% इसका जो है हिस्सेदारी है। और झारखंड जो सरकार है उसका जेएसईबी का 26% है। यह भारत और रूस के सहयोग से 1965 में बनाया गया था। अलग अलग टाइम में देखिएगा तो इसको निर्माण जो है ये निर्माण बोलिए या फिर ऑपरेट किए जाता रहता है। जेएसईबी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। और एक PUVUNL देख लीजिएगा, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। झारखंड का एसआई 2017 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें बहुत ही गजब तरीका से जो है मतलब फुल फॉर्म पूछा गया था। बहुत उल्टा पुल्टा पूछा जाता है झारखंड में फुल फॉर्म ना, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से जो है फुल फॉर्म आप लोग तैयारी करके चलिएगा। PVUNL, ओके ना, ऐसा नहीं है कुछ रैंक पूछ दिया, ट्रिपल P पूछ दिया, कुछ और भी पूछ देगा आपको, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो सब आसान है। लेकिन झारखंड जो पूछ जाएगा वो आपको शायद ही हवा लगे, बन जाए तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत टॉप पूछा जाता है फुल फॉर्म, एक बार देख लीजिएगा। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो आपको डिस्कस किया था कि 13, याद आ रहा है, 13 जनवरी 1785, याद आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया होगा 13 जनवरी 1785। सारा डेटा जो है वही सारा है जो कि पहला स्लाइड में आप लोग देखे थे पहले वाला क्वेश्चन में। एक चीज़ यहाँ पे जो है अपडेट जो किया गया है, हाँ एक नया अपडेट इसमें ये है कि इन्होंने अंग्रेज ऑगस्टस क्विलेंट की हत्या की थी ना, ध्यान रखिएगा। ये जो है तीर मारे थे 20 बुझा तीर समझते हैं? तीर जो होता है ना उसमें जानवर देखिएगा जो जिससे छिपकली है तो बहुत जहरीला होता है, तो उसको जैसे मार कर अब इसको गर्म किया जाता है इस तीर को, और उस छिपकली के ऊपर रखा जाता है, तो उसका जितना जो लिक्विड है ना ये सोख लेता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें विष भर जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो उसको विष बुझा हुआ तीर बोलते हैं। इस तरह से जो अन्य जो मतलब बोल सकते हैं जहरीले जीव होते हैं, उसी तरह से जो है विष बुझा तीर बनाया जाता है। और ये जब तीर आपको लग जाएगा ना, या किसी पर्सन को लग जाता है, तो अगर निकल भी जाए तो आपका जो मांस जो है बोला जाता है कि सड़ कर गलने लगता है, गिरने लगता है, इस तरह से कुछ हो जाता है। तो 20 बजा तीर जो है बहुत हानिकारक होता है। तो वही लग गया था इनको, तो ऑगस्टस क्विलेंट ये जा रहे थे इलाज करवाने, लेकिन रास्ते में ये दम तोड़ दिए थे। तो ये नया अपडेट इसमें है, बाकी सारा चीज़ सेम है। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले बता चुका हूँ कि यह रघुवर दास थे, ओके। देख लीजिए झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, जो कि टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री में स्थान देखिएगा तो छठा है, ठीक ना। और झारखंड में अब तक 6 ही मुख्यमंत्री बने हैं।
विधानसभा देखिएगा तो जमशेदपुर पूर्वी से है ना, जमशेदपुर पूर्वी से विधायक थे, और अभी जमशेदपुर पूर्वी से विधायक 2023 में लेक्चर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो सरयू रॉय हैं। रघुवर दास ने अपना पूरी कार्यकाल जो है यानी कि 5 साल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। अब भी कोई करेगा तो अलग बात होगा, लेकिन जो पहले टाइम जो है कंप्लीट किया यानी कि पहला बार कोई काम होता है तो वह चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, झारखंड मूल के किस आईपीएस अधिकारी को 2015 में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है सुवेंद्र कुमार। तो याद रखिएगा, सुवेंद्र कुमार जी को 2015 में राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया गया था। इसके बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि जो कि 15 नवंबर 2000 को पड़ती है? कितने बार बताऊं? ये आपको बिरसा मुंडा है, तो 15 नवंबर 2000, ठीक है, बिरसा मुंडा का ही जन्म है। उन्हीं के जो है जन्म को उपलक्ष्य में जो है झारखंड का स्थापना किया गया था। और झारखंड में हम लोग इनको धरती आबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आबा का मतलब क्या होता है? पिता या पुत्र, तो आबा का मतलब पिता होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। सुगना मुंडा, ठीक है, सुगना मुंडा ये जो इनके पिता का नाम था। एम मतलब यहाँ पे मेल लिखा हुआ है ना, मदर नहीं। और करवी मुंडा जो है यह से इनका फादर का नाम, सॉरी फीमेल है यानी कि माँ का नाम था। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे एम मतलब मेल और एफ मतलब फीमेल समझिएगा। स्थान है ओली हाथू जो कि अभी खुट्टी में पड़ेगा। ओके ना, ध्यान रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा जी का भी जो है जन्म स्थान खुट्टी में ही है, और निकी प्रधान भी खुट्टी से ही बिलोंग करते हैं। बिरसा उलगलन मतलब आंदोलन होता है 1885 में शुरू हुआ था, सॉरी 1895 में शुरू हुआ था। इनका बचपन का नाम ना दाऊद मुंडा था, याद रखिएगा, दाऊद मुंडा था। इनका जो सेनापति थे उनका नाम गया मुंडा था। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, 2021 से मनाया जा रहा है। झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को है। महाश्वेता देवी का एक बांग्ला में, ध्यान रखिएगा, रचित पुस्तक है जिसका नाम है अरण्य अधिकार। यह मुंडा विद्रोह पर ही आधारित है। तो डायरेक्ट पूछता है कि जो अरण्य अधिकार है वह किस विद्रोह पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपको डाल देगा। बिरसा मुंडा देखिएगा जनजाति न्याय की पुस्तक भी है जिसके राइटर जो है आलोक चक्रवाल है, ध्यान रखिएगा। ओके ना, आगामी जितने भी एग्जाम होंगे ये 2 बुक बिरसा मुंडा पर काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवाल और द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। हाल के दिनों में यह बुक काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तो तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखित है। मेन राइटर तुहिन सिन्हा है, को राइटर अंकिता वर्मा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप पड़ता है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर बोकारो? आंसर इसका डी है, जमशेदपुर में आदित्यपुर पड़ता है, सब ध्यान रखिएगा। आदित्यपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र है। देखिए इतना सारा फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा ना। जियाडा क्या होता है? तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। AIAD क्या होता है? तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो जमशेदपुर और आसपास वाले रीजन में काम करता है। और इस पर ऑलरेडी जो है JSSC में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा इसमें जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन था जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा कोई अथॉरिटी नहीं है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी है। तो ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर रीजन में काम करता है। रियाडा भी है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रांची में। उसके बाद BIADA भी है, बियाडा, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और SPIADA भी है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस पर JSSC में क्वेश्चन ए आया था कि SPIADA है वह कितने जो है जिलों में कार्य करता है? तो संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 6 डिस्ट्रिक्ट है। तो आंसर आपको मिल चुका होगा। आंसर इसका जमशेदपुर हो गया। सारा चीज को देख लीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? तो बहुत ईजी है, ये तो स्वर्णरेखा नदी पर यह बनता है, हुंडरू जलप्रपात। ओके, आइए देख लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात देख लीजिएगा, यह रांची में पड़ता है। ओके, स्वर्णरेखा नदी पर। और ऊंचाई 98 मीटर है, 320 फीट। ओके, भारत में स्थान जितना भी वाटरफॉल है इंडिया में, उसमें यह जो स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। हुंडरू का अर्थ होता है 100 ना, ध्यान रखिएगा। हुंडरू जो शब्द है उसका अर्थ होता है 100। और हुंडरू जलप्रपात जो है एक यात्रा वृत्तांत यानी कि ट्रेवल लॉग। ओके ना, ट्रेवल लॉग है कामता प्रसाद सिंह, इनका लास्ट में काम जुड़ा हुआ है। तो कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा एक लिखित जो है पुस्तक तो बोल सकते हैं, यह एक ट्रेवल अकाउंट है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत समझते होंगे, जैसे आप लोग क्लास 10 पढ़े होंगे कृतिका, तो उसमें मधु कांकरिया का एक कहानी है, कहानी तो नहीं बोल सकते हैं, यात्रा वृत्तांत है, साना साना हाथ जोड़ी। तो वह एक ट्रेवल अकाउंट ही है, यानी कि जो कोई ट्रेवल करता है उसके बारे में चर्चा किया जाता है, तो वह ट्रेवल अकाउंट हो जाता है। तो उधर से याद रखिएगा। तो हुंडरू जलप्रपात उसी एक जो है ट्रेवल अकाउंट भी है जो कि लिखे हैं कामता प्रसाद सिंह, ये सब याद रखिएगा। बाकी झारखंड की सबसे बड़ा तो पता होगा वाटरफॉल कौन है,
झारखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है बुढ़ा घाट, हाइट इसका है 143 मीटर और यह पूरे भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और हमारा झारखंड का हाईकोर्ट भी है, ऐसे भारत का 21वां हाईकोर्ट है। सब देख लीजिएगा। बाकी कुछ और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखित है। 10म जलप्रपात रांची में कांची नदी पर है। हुंडरू बता दिया। जोन्हा रांची में है ना, रारू नदी पर है। और जोन्हा को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। पंचघाघ कुट्टी में है। बुढ़ा घाघ बता दिया, ये सारा चीज बुढ़ा नदी पर। बुढ़ा नदी कहीं कि बूढ़ा नदी मिल जाएगा। सॉरी। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में है। रामगढ़ और भेड़ा, दामोदर और भेड़ा नदी के जो है कॉन्फ्लुएंस पर है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो भेड़ा, इसको भैरवी नदी भी आप लोग बोलते हैं, जो भैरवी नदी है, ठीक ना, ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो जलप्रपात जो बनता है भैरवी नदी से गिरकर, तो बोला जाता है ना, यहाँ पे देखिएगा, तो भैरवी नदी से 30 मीटर ऊंचा जगह से दामोदर नदी पानी गिरता है। तो यह एक लटकती घाटी जो है से का उदाहरण है। यह जो जलप्रपात है लटकती घाटी का उदाहरण हो जाता है। सदनी गुमला में होगा, शंख नदी पर बनता है। सब ध्यान रखिएगा। और झारखंड का सबसे बड़ा पुल अभी म्यूराक्षी नदी पर बना है, दुमका में, याद रखिएगा। 2 किलोमीटर से लंबा पुल है। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर मौजूद है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह या फिर गुमला? आंसर इसका सी हो जाएगा, गिरिडीह ना। आंसर इसका सी गिरिडीह है। पारसनाथ जैन मंदिर गिरिडीह में है। यह जैन धर्म के श्वेतांबरियों से संबंधित है। 2 होता है जैन धर्म का, आप लोग देखिएगा, सेक्ट। तो एक श्वेतांबर एक दिगंबर होते हैं। तो ये श्वेतांबर का जो है स्थल है, ये सब ध्यान रखिएगा। मधुबन तीर्थ स्थल पूछेगा तो उसका भी आंसर आप लोग यहीं पे लगाइएगा ना, ठीक है, गिरिडीह में। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है नाम, ठीक है। चलिए, पार्श्वनाथ। पारसनाथ का जन्म स्थान वाराणसी में हुआ था पौष कृष्ण एकादशी को, याद रख सकते हैं। जैन धर्म को बोला जाता है कि जो 24 तीर्थंकर हुए थे, पहले आपको ऋषभनाथ थे और अंतिम जो थे से महावीर थे। तो 24 में से 20 को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ में ही मिला था। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है कि यह पारसनाथ है, जिसको समेत शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई इसका देखिएगा, सॉरी, 1365 मीटर है ना, 1365 मीटर है। फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4478 फीट आ जाता है। बाकी देख लीजिएगा, सब जगह आपको ना 1365 मीटर आएगा। आइए कुछ बात कर लेते हैं, इस तरह से आपको कुछ पिक्चर देखने को मिलेगा, जाइएगा तो। यह गिरिडीह वेबसाइट, गिरिडीह जो जिला है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1350 मीटर लिखा हुआ है, कहीं भी 1365 मीटर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में 1350 आया है। प्लस में जेएसएससी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें देखिएगा तो 4431 फीट ये ऑप्शन में था कि पारसनाथ जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन में कहीं भी 4478 था ही नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट 1350 मीटर का था। इसको फीट में आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 44 जो है से 30 उतना के आसपास आता है। तो डेटा देख लीजिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ऐसे जो है विकिपीडिया पर आपको 1365 मिलेगा। तो ध्यान से ऑप्शन को टिक लगाइएगा। सारंडा वन मुख्यतः किस जिले में स्थित है? गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह या फिर पश्चिमी सिंहभूम? इसका सही आंसर हो जाएगा सारंडा है ना, तो पश्चिमी सिंहभूम। अलग अलग जिलों में फैला हुआ है, लेकिन ये पश्चिमी सिंहभूम मेनली रूप से है। आइए देख लेते हैं। सारंडा का वन जो है तीनों जिलों में है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां रीजन में है। मुख्यतः यह पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। सारंडा का अर्थ होता है 700 पहाड़, यानी कि 700 हिल्स, यही इसका अर्थ होता है सारंडा का। एशिया का सबसे बड़ा साल जो वृक्ष का जंगल है वह सारंडा ही है। तो सबसे बड़ा साल ट्री का जो फॉरेस्ट है वह सारंडा है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी आपको बताया था कि पश्चिमी सिंहभूम में ही है, क्योंकि देख सकते हैं कितना बड़ा साल ट्री का यहाँ पे वन है। दूसरा बात है, सारंडा वन में लौ अयस्क का अवैध खनन पर एक कमेटी ही बना था, ध्यान रखिएगा। एमबी शाह इसको की अध्यक्षता में 2014 में। तो याद रखिएगा, लौ अयस्क के खनन के अवैध खनन के लिए एक कमेटी बन चुका है, एमबी शाह कमेटी। पूछेगा किससे है, तो सारंडा वन में अवैध लौ अयस्क के खनन से संबंधित है यह कमेटी। तो इतना सारा चीज़ याद रख लीजिएगा। आइए कुछ दिखाते हैं। सारंडा फॉरेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। सारंडा जो फॉरेस्ट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से डेटा उठाया गया है। तो थर्ड हाईएस्ट पीक है झारखंड का। झारखंड का तो पहला पीक आपने देख लिया कि सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ है, तो यह थर्ड हाईएस्ट है, देख लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा साल वन का वृक्ष यहीं पे है, वन यहीं पे है। इसको लैंड ऑफ 700 हिल्स कहा जाता है। एरिया देख लीजिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है 816.6417 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि पूरा दे दिया गया है।
तो ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा रफली 816 है, क्योंकि ये अपने तरह का यूनिक है ना, सारंडा जो है अपने तरह का एक यूनिक चीज़ है, इसके बारे में आइडिया रख लीजिएगा। इसका बाउंड्री देखिएगा तो नॉर्थ साइड में कोलकाता नागपुर जो है ईस्टर्न रेलवे लाइन है, ईस्ट साइड में इसका कोल्हान और चाईबासा फॉरेस्ट डिवीजन मिलेगा, साउथ में आपको जो है क्योंझर की खान और यहाँ पे सुंदरगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट हो रहेगा उड़ीसा का। सुंदरबन नहीं है, सुंदरगढ़ है ना, सुंदरगढ़ तो वेस्ट बंगाल में है। ये सब आपने देख लिया। अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहला बता दिए कि पारसनाथ है, तीसरा बता दिए कि सारंडा है, दूसरा कौन सा है? तो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम गुलगुल पथ है। देख लीजिएगा 3819 फीट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3819। ओके, चलिए, तो तीनों हो गया आपका, पारसनाथ हो गया पहला, सेकेंड में गुलगुल पथ, इसको गुलगुल पहाड़ भी बोला जाता है, देखिएगा तो लोकल ना गुलगुल पहाड़, और थर्ड पे आपका सारंडा हिल्स हो गया। सारंडा जो वन वहीं पे हिल है, उसी को सारंडा हिल्स कहा जाता है। ये भंडरिया ब्लॉक है ना, भंडरिया आपको डिस्ट्रिक्ट पता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जेपीएससी में आया था कि आपको छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक नदी निकलती है, कन्हर नदी, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, तो झारखंड में पहली बार जैसे कहाँ पे एंटर करती है, तो भंडरिया से एंटर करती है, याद रखिएगा, कन्हर रिवर। झारखंड में किस जनजातीय त्योहार को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहुल। सरहुल को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसके रीजन देख लीजिए आप लोग। सरहुल का मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा, ध्यान रखिएगा। इसका टाइम है चैत्र शुक्ल तृतीया, और हमारा जो हिंदू मंथ है उसमें चैत्र पहला महीना होता है, इसीलिए इसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा चैत्र में शुक्ल तृतीया को, शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। चतरा मेला देख लीजिएगा ने, पशु मेला है, 1882 में शुरू हुआ था, ठीक है, दुर्गा पूजा के अवसर पर यह लगता है। लवालंग मेला भी एक पशु मेला है, 1880 में शुरू हुआ था, और यह माघ पूर्णिमा में शुरू होता है। वंदना त्यौहार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पशु का त्यौहार है, कार्तिक अमावस्या को लगता है, ठीक है, कहीं कहीं पौष माह में भी इसको मनाया जाता है वंदना को। और वंदना और सोहराई दोनों जो है पशुओं का त्यौहार है, वंदना और सोहराई, ध्यान रखिएगा, वंदना। आंसर इसका सी हो जाएगा सरहुल। लावालंग मेला चतरा बता दिया ना, और लावालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, ध्यान रखिएगा, लावालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चतरा में ही है। बाकी देख लीजिएगा हिजला मेला जो है दुमका में लगता है, यह मेला 1890 में एक अंग्रेज आर्ट कार्टियर्स के द्वारा शुरू किया गया था। झारखंड सरकार ने जो है इसको महोत्सव का दर्जा दिया गया था 2008 में। राजकीय मेला का दर्जा इसको 2015 मिला है, ध्यान दीजिएगा, राजकीय मेला हिजला मेला है, ठीक है, या दुमका में लगता है, लिख दिया उन्होंने, हाँ। और यह म्यूराक्षी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, पीडीएफ में डाल दूंगा। म्यूराक्षी नदी के तट पर यह लगता है। हिजला मेला क्या कि जनजातीय शब्द जो है 1975 में जोड़ा गया था। राजकीय मेला 2015 में इसको घोषित किया गया था, सारा याद रखिएगा। कुछ अन्य मेला देखिएगा तो नरसिंह मेला कार्तिक पूर्णिमा में हजारीबाग में लगता है। नौमी डोल मेला होली के 9 दिन बाद लगता है टाटीसिलवे। टाटीसिलवे कहाँ पे है? तो रांची में मिलेगा। सूरजकुंड मेला मकर संक्रांति को अवसर लगता है हजारीबाग में, याद है। सूरजकुंड मेला जो है, सूरजकुंड यहाँ पे कुंड भी है, कुंड मतलब तालाब, तो यहाँ पे काफी मतलब पूरा एशिया का सबसे गर्म कुंड यही है। 87.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर है। गांधी मेला गणतंत्र दिवस पर लगता है सिमडेगा में, ये सब ध्यान रखिएगा, ओके। और सिमडेगा में राम रेखा मेला भी लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और एक स्लाइड है, झारखंडी पर्व कुछ देख लीजिए। हल पुनिया है, माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। आखन यात्रा इसको कहा जाता है, जुलाई के शुरुआत के समय इसको मनाया जाता है, ठीक है। अच्छे भाग्य का प्रतीक है हल पुनिया ना। फगुआ जैसे होली का झारखंडी रूप है, फागुन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कर्मा जो है भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। चांडी पर्व माघ पूर्णिमा मनाया जाता है। चांडी जैसे आपको काली माता को यह समर्पित है ना, चांडी पर्व। उसके बाद सरहुल देख लीजिएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। साल वृक्ष की पूजा की जाती है, 9 वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। वंदना यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, पशुओं का यह त्यौहार है। जवा देख लीजिएगा, बैसाख मनाया जाता है। अविवाहिक आदिवासी कन्याएं इसको मनाती है जवा को, अच्छी उर्वरता और परिवार की खातिर, यानी परिवार समृद्ध रहे उसके लिए। टूसू पर्व पौष माह में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कुर्मी जनजाति मेल रूप से इसको मनाती है। रोहिणी पर्व फसल बोने का पर्व है, और रोहिणी पर्व को बोला जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा तो कहा गया है कि यह संभवतः झारखंड का पहला पर्व है, यानी उन लोग को भी डाउट है कि पहला ही है, संभवतः वर्ड लगा दिया है, यानी कि प्रोबेबली परहैप्स बोला गया है। भक्ता पर्व देख लीजिएगा, वसंत और गर्मी के बीच होता है। बुढ़ा बाबा की पूजा किया जाता है, तमाड़ रीजन में काफी ज्यादा फेमस है। सोहराई को देख लीजिएगा, कार्तिक अमावस्या में पशु का यह पर्व है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। बाकी एक मंडा पर्व है, आपको पता होना चाहिए, जो कि भगवान शिव को समर्पित है।
ओके। और जो छठ पूजा है वो भी सूर्य देवता को समर्पित है, और सिंह बोगा देवता आप लोग देखते हैं वो भी सूर्य का ही रूप है। तो इतना सारा आपको पर्व त्योहार मेला है सब हो गया, ठीक है ना। वंदना आया था तो मैं सोचा कि डाल दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किया राज्यों में कौन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो आंसर इसका डी होगा। जो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन है वह मध्य प्रदेश से होकर गुजरता नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होकर यह गुजरता है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना देख लीजिएगा, 2540 किलोमीटर यानी गंगा नदी है उसका लंबाई के आसपास 24 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था काशी बनारस से। इसको ध्यान दीजिएगा। संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश जगदीशपुर है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतना सारा राज्यों से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश नहीं था, ये ऑप्शन था, ठीक ना, तो यही इसका आंसर हो गया था। झारखंड देखिएगा तो जिले कितने हैं, तो टोटल 10 जिले कवर है, रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, गिरिडीह, गुमला और फिर सिमडेगा। तो इतना सारा जिले कवर किए गए हैं। तो हो सकता है आगे जेपीएससी जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन डाल दे और पूछ देगा कि जो है 3 जिलों का डालेगा, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, रांची, गुमला, बोकारो, इस तरह से ऑप्शन करके 4 डालेगा। बोलेगा कि बताइए कि जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन किससे होकर गुजरती है। तो सारा आपको पता होना चाहिए। जेपीएससी जैसे एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा टफ लेवल का तैयारी आप लोग कीजिए करना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दें, और अच्छा लगता है दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। पीडीएफ रख लीजिएगा, @learnersguideeducation टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।